Hello and welcome to your own channel, that is my physics. Dear students, today we are discussing a topic which you already know, and that is Ohm's law. That is Ohm's law. Ohm's law is a very simple and very interesting part of current electricity. Okay students? Okay. First, at first we will start what is Ohm's law. When we take a conductor, कभी भी अपन जब कंडक्टर लेंगे, we know that current can easily flow through the conductor. We know that current can easily flow through the conductor. And when the current will flow, current will always flow when there will be a potential difference between the ends of the conductor. आप लोग जानते हो इस चीज को, है ना? जब भी हम कोई कंडक्टर लेंगे उसके एंड्स के बीच में यहाँ पर VA है, मान लो एक पॉइंट पे यहाँ VB है, तो अगर यहाँ पर VA माइनस VB होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी यहां से इस साइड में करंट फ्लो होगा. ओम्स लॉ ये कहता है, बहुत मजेदार है ओम्स लॉ, कि द करंट फ्लो थ्रू the ohmic conductor. मैंने यह वर्ड यूज किया है ohmic कंडक्टर. ohmic कंडक्टर का मतलब है कि वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, केवल उनकी बात हो रही है. अब कौन से ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते, ये हम आगे पढ़ेंगे. तो बच्चों, द करंट फ्लो थ्रू द ohmic कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference between the ends of the conductor. ohmic कंडक्टर केवल वो कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. वैसे 80% जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. तो मैक्सिमम जितने हम आज इस अपने सिलेबस में है, जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं, एक चैप्टर लास्ट वाला सेमीकंडक्टर को हम छोड़ दें, तो सारे के सारे जितने भी कंडक्टर्स हैं वो कैसे हैं, ohmic कंडक्टर हैं. इट मींस दे ऑलवेज फॉलो द ओम्स लॉ. So here we have potential difference that we can say V is directly proportional to the current flowing through the conductor. V is directly proportional to I. जब यहाँ से इस proportional को हटाने के लिए हम proportionality constant का काम में लेंगे, तो वो आएगा, हमने ले लिया R. R is nothing but a proportionality कांस्टेंट. एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल को हटाने के काम में लेते हैं. और बच्चों, ये जो R है, ये होगा आपका V अपॉन I. मीन्स इसको अगर हम यूनिट में देखें तो ये वोल्ट है पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को फिजिक्स में बोलते हैं ओम. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी. इसकी यूनिट हो जाएगी ओम, और इस यूनिट को डिनोट करेंगे हम ऐसे. ये सब कुछ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. अभी तक मैंने कोई भी चीज नहीं बताई, एक केवल इस ohmic कंडक्टर. 10th क्लास में हमने पढ़ा तो सारे के सारे जितने भी कंडक्टर थे सब ओम्स लॉ को फॉलो करते थे, लेकिन यहाँ पर एक हमने नई टर्म काम में ले ली, ohmic कंडक्टर.
मीन्स केवल वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन के बाद बच्चों हम देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट आता है। सो V, when we are discussing V is equal to IR, where R is resistance. R is resistance. रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, अगर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज L? दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, और किस पर डिपेंड करता है बच्चों? R डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। व्हाट इज A? A is area of cross section of conductor। ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे तब भी हमने काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था, उसको हम रिकॉल करेंगे, अब इसके साथ मैच करेंगे। एक देखो बच्चों, ये ऐसा है, अगर कंडक्टर ऐसा है तो जितना इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। साथ ही जो लेंथ होगी, ये जितनी कंडक्टर की ज्यादा होगी उतने ही रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर हम इन दोनों को मिला लें तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे रो। ये भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड दिस रो इज, व्हाट इज रो? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ये केवल और केवल नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। ये ऐसे हम पूरा लिखें तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और ये हर एक कंडक्टर के लिए फिक्स होती है। मान लो कॉपर है तो कॉपर के लिए फिक्स है, या कोई और मटेरियल एल्यूमिनियम है तो ये फिक्स है। रेजिस्टेंस कैन बी चेंज विथ लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट रेजिस्टिविटी कैन नॉट चेंज इन एनी शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया? रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी चेंज विथ एनी चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। जब कभी तभी चेंज होगी जब इसके मटेरियल चेंज करें। ये चेंज हो सकता है केवल एक, जब हम बात करें टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा हम किसी भी चीज को चेंज करेंगे तो कोई फैक्टर इस पर काम नहीं करता है, चेंज नहीं होती है ये रेजिस्टिविटी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब कुछ क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर भी आपको मोटा मोटा मैं आइडिया दे रहा हूँ व्हाट इज रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है रेजिस्टिविटी पर, उसको हम, आप लोगों को बच्चों पता है कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हमारे सामने एक इश्यू आया था कि Vt इज इक्वल टू LL अपॉन NE² tau A मल्टीप्लाइड बाई I। ये फॉर्मूला आया था सबसे लास्ट में जब हमने डिस्कस किया। बच्चों ये जो चीज है, ये जितने भी यहाँ पर क्वांटिटी आई है दैट इज कांस्टेंट। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। लेंथ हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि अगर हम कांस्टेंट रखें किसी भी कंडक्टर की लेंथ, अगर हम कांस्टेंट रखें तो ये रेजिस्टेंस सेम रहता है, यानी ये एक R के बराबर है। ये पूरी की पूरी तो R का किसका इफेक्ट पड़ता है? L। हमने अभी कहा ना कि लेंथ हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम इसको
इससे कंपेयर करें आई आर से, तो इस आर की जगह ये आता है, आर की जगह आता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। इसका मतलब क्या है कि मास तो सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज सेम, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट, टाउ इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब आर पर किस किस का प्रभाव आएगा, एल का और ए का। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी और किसके इक्वल हो सकती है बच्चों? अगर हम हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया एल अपॉन ए, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ऑन रो, सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, समझ में आ रहा है आपको? न्यूमेरिकल्स के लिए कई बार पूछ लेते हैं, तो हमारे लिए एक और नया फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। एक वर्ड आया तो अपने पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब 1 अपॉन रो, इट इज जस्ट अपोजिट टू द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। So 1 upon rho will be equal to n e square tau upon m। बहुत ही देखो सिंपल स्टेप लेकर मैंने फॉर्मूले बनाए। कहने का मतलब है कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से भी ओम्स लॉ का हम डिराइव कर सकते हैं। तो सिंपल है ये चीज, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा आंकड़े भी आपको याद नहीं रखने हैं, कब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसी ओम्स लॉ में एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट आया हुआ है, वो है करंट डेंसिटी। छोटे छोटे 3-4 है यहाँ पर, वो हम देखेंगे अभी इसके साथ ही। करंट डेंसिटी दैट इज जे। एक्चुअली इस जे की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमने V इज इक्वल टू आई आर लिखा, तो ये किस फॉर्म में है? ये स्केलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में। यहां हम डायरेक्शन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि R तो कांस्टेंट है और I जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, या मैं कहूं कि टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी 100% नहीं है। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? इसलिए यहाँ पर जरूरत पड़ी जे। जे दैट इज चार्ज डेंसिटी। हम जानते हैं जे की जो डेफिनेशन के हिसाब से है, जे के डेफिनेशन के हिसाब से देखो, ये कोई भी कंडक्टर है। आराम से इस चीज को फील करेंगे तो बहुत याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ये कंडक्टर है, क्या है? क्या है ये? कंडक्टर है। तो कंडक्टर में ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर टोटल करंट मान लो 5 एम्पियर बह रहा है। कितना बह रहा है? मान लीजिए यहाँ पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसका एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 0.01 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर भी काफी। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी J, दैट विल बी इक्वल टू I अपॉन A। चार्ज अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 0.01। तो ये यहां से हटाएंगे तो आएगा 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपकी चार्ज डेंसिटी। और ये चूंकि यहाँ पर ये तो नहीं है, ये तो आपकी टेंशन क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट ये ए जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग जानते हो ना, ये जैसे एरिया है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी नॉर्मल टू द एरिया। तो ये ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं I अपॉन ए वेक्टर। यानी अब हम इसको बदल रहे हैं किसमें? वेक्टर फॉर्म में बदल रहे, इसलिए इस चार्ज करंट डेंसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों V इज इक्वल टू आई आर।
हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए v जो होता है वो क्या होता है बच्चों, e मल्टीप्लाइड बाई l इज इक्वल टू v। तो इसकी जगह लिख दें, क्या लिखें बच्चों, बोलो। v की जगह आ जाएगा e मल्टीप्लाइड l इज इक्वल टू i की जगह क्या आएगा, j मल्टीप्लाइड a r की जगह क्या लिखूं मैं, इसको हटा देता हूं। r की जगह क्या लिखूं बच्चों, आप लोगों को मैंने अभी बताया था r इज इक्वल टू रो l अपॉन a। तो r की जगह मैं इसको पुट कर देता हूं रो l अपॉन a से a कैंसिल हो गया, l से ये l कैंसिल हो गया, तो अपने सामने आ गया e इज इक्वल टू j रो या रो j। और ये है दोनों वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया आपको, ये भी e भी वेक्टर है और j भी वेक्टर है। तो हम इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं e इज इक्वल टू रो j, और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं where j is current density means current per unit area of the cross section। देखो सिंपल चीजें हैं, अगर आप इसको ऐसे रखकर देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये कहीं नहीं बताया हुआ किसी बुक में इस तरह, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखकर इसको इस रूप में समझने की कोशिश करो, ताकि कम से कम आपको याद रखना पड़े और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। तो करंट डेंसिटी आपको समझ में आ गई, उसको हमने यहाँ रखकर इसको एक नए फॉर्म में निकाल लिया, जहां हम इसको वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। एक बच्चों और टर्म ले रहे हैं हम, दैट इज मोबिलिटी। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हम। इस ओम्स लॉ की एंड होने के बाद हमारे सामने केवल एक चैप्टर रहेगा, फिर हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत शानदार फिर इंटरेस्टिंग है सब कुछ। स्टूडेंट्स अब हम ले रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बट बहुत ज़्यादा कुछ अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम बात करेंगे मोबिलिटी होती क्या है, और मोबिलिटी का कितना सा केवल एक न्यूमेरिकल एक नंबर का यहाँ पर बनता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को छोड़ नहीं सकते, तो हमें ये चीज पढ़नी पड़ेगी। मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी? डियर स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम। पढ़ा था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, ई टाउ ई अपॉन एम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस वी डी के नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई में है ई, इसको अगर मैं नीचे ले आता हूं तो यहाँ पर आएगा वी डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये जो वी डी अपॉन ई है, दिस इज कॉल्ड म्यू। देखो कितना सिंपल, ये क्या है? म्यू। एंड व्हाट इज म्यू? दैट इज मोबिलिटी। समझ में आया? किसी भी कंडक्टर की मोबिलिटी Vd अपॉन ई होती है, और Vd अपॉन ई का जो फॉर्मूला होता है म्यू का, वो क्या हो जाएगा? ई टाउ अपॉन एम। समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया। छोटा सा है, डेफिनेशन के रूप में लिखना है। अगर हमें डेफिनेशन के रूप में लिखना है तो सिंपल सा लिख दो, मोबिलिटी इज, व्हाट इज मोबिलिटी? Mobility is drift velocity per unit electric field। ई से हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे? मोबिलिटी। जो यूनिट होगी इसकी, यूनिट क्या होगी? यूनिट आ जाएगी इसकी, आ जाएगी मीटर स्क्वायर
अपॉन वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, एम अपॉन वी नीचे है, वी अपॉन एम, ठीक है, वोल्ट सेकेंड, ये आ जाएगी आपकी इसकी एसआई यूनिट। तो मोबिलिटी क्लियर हो गया, कुछ ज्यादा है नहीं, हमने डेफिनेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया और यूनिट देख ली। तो ये बच्चों हो गया आपका मोबिलिटी। अब लास्ट जो ओम्स लॉ का है वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, limitations of Ohm's law। चलो Ohm's law की लिमिटेशंस क्या क्या है। Ohm's law की लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो पहला है बच्चों कि V जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो ऑलवेज कीजेस to proportional to I। ये मैंने क्या लिखा है इसको समझो। V कीजेस का मतलब ट्राई करता है। जैसे मान लो यहाँ V ले लिया मैंने, यहाँ I ले लिया, और ये मान लो यहाँ से इस तरह का आपका प्रोपोर्शनल, तो ऐसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब ये तो होना चाहिए, वो है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहां से V और I इस तरह चलता जाता है, लेकिन जब करंट की जैसे जैसे एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद में ये इसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे। ये तो होता है एक्चुअल में, और ये है आपका थ्योरेटिकल। समझ में आया? ये थ्योरेटिकल है, आपको ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा आता नहीं है। एक्चुअली में जब जब करंट आएगा तो ये एट हाई करंट इट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। समझ में आई मेरी बात? जब हाई करंट होता है तो एक्चुअल में ये इस ओम्स लॉ को छोड़ देता है, लेकिन जब तक पहले हम शुरुआत में लो करंट देते जाएंगे तो कोई भी कंडक्टर हो हाई करंट पे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये तो पहली लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लिमिटेशन में हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो बहुत प्यारे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले का पढ़ा हुआ है, इसलिए अपने को पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। सेकेंड क्या है? In semiconductors, अब हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स, it does not follow the Ohm's law। Ohm's law कैसा बिहेव करती है? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। कैसे नहीं करती? ये देखो, ये मान लो मैं इसके ऊपर करंट ले लेता हूँ, इसमें ये वो ले लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने भी इसलिए लिया क्योंकि मुझे नेगेटिव भी लेना है, पॉजिटिव के साथ साथ मुझे इसको डायरेक्शन चेंज भी करनी है, ठीक है? ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो सेमीकंडक्टर्स में इसका जो एक्चुअल बिहेव आता है वो ऐसा आता है। शुरुआत में कुछ बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। अगर हम यहाँ इसमें करंट लेते हैं मिली एम्पियर में, तो शुरुआत में करंट नहीं आता, फिर एकदम से करंट आता है। जबकि V इज इक्वल टू IR, यानी ओम्स लॉ के हिसाब से एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। और अगर हम उसकी डायरेक्शन बदल दें, यानी उसको नेगेटिव लें, तो यहाँ से थोड़ी देर इसके पास आएगा और ऐसे कम होके और फिर एकदम से यूं हो जाएगा। ये एक्चुअल में है, ये हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जब हम जेनर डायोड वगैरह का करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेमीकंडक्टर्स में करंट और वोल्ट के बीच में बिहेव कैसा होता है। और ये यहाँ पर इस साइड में जो करंट होता है बहुत ही कम होता है, यानी माइक्रो एम्पियर में होता है। ऊपर मैंने मिली एम्पियर लिया, नीचे माइक्रो लिया, क्योंकि इस साइड में जब हम लेते हैं फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव का मतलब हो गया बच्चों फॉरवर्ड बायस, अरे आगे की दिशा में। अभी बायस वगैरह लिखूंगा और कंफ्यूज हो जाओगे। ये है रिवर्स बायस,
रिवर्स बायस, ठीक है ना। ये रिवर्स बायस के, ये फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, रिवर्स यानी उल्टी साइड। यानी जब मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन जब चेंज होगा तो इस तरह का है। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल ऐसा है। इसका मतलब हुआ कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन नहीं करता बच्चों? ये आपके सेमीकंडक्टर्स नहीं करते। थर्ड एंड लास्ट एक आपको और लिमिटेशन की बता देते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। थर्ड एंड लास्ट है इक्वल टू आई आर, जो रिलेशन है V इक्वल टू आई आर जो रिलेशन है, इट इज नॉट यूनिक। नॉट, इसको लिखते हैं इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने लिख दिया तो ये कोई ब्रह्म वाक्य वाक्य नहीं है। जो है वो है। अब देखो बच्चों, ये कब नहीं है? जब हम गैलियम या आर्सेनिक का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो उस कंडक्टर को लेकर जब हम उसके अंदर I और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ऐसा ग्राफ आता है। पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके बाद में वापस कम आ जाता है। यानी एक ही करंट के लिए एक वैल्यू यहां पर भी है, एक वैल्यू यहां पर भी है। जब फॉर द सेम करंट देयर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस रेजिस्टेंस इज नॉट सेम। रेजिस्टेंस इज नॉट सेम। समझ में आया? अरे समझ में आया? रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इसमें ये ओम्स लॉ का जो हम बात करते हैं ना कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाता है। सो हेंस इट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। समझ में आ गई कहानी? ये है आपके ओम्स लॉ की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां। आज आपको हो सकता है उतना मजा ना आया हो। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है पहला क्लास 10th का। दूसरा कारण हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छा पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।